बच्चे और माँ बाप दोनों का जहन में ये है कि बोर्ड पहले हो जाए, बोर्ड पहले हो जाए, बोर्ड से ये लोग बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। और 11th में बोर्ड के चक्कर में 11th में बच्चे पढ़ते नहीं हैं, 12th में अचानक से आएंगे, 2-4 महीना पढ़ेंगे और ये 60-70% ला करके खुश हो जाएंगे। असल में ये खुश होने की बात नहीं है, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक चीज़ देखिए, मैं बोलता है कि मतलब मुसलमान हर फील्ड में कम हैं, आईटी कॉलेजेस में जाइएगा 2 से 4% हैं, एमबीबीएस में जाइएगा तो 10% के आसपास 10-12% हैं। तो इसका रीज़न ये है कि आपके पास एस्पायरेंट ही नहीं है ना जो फाइट कर सके। सही बात। आपके पास नीट में बैठने के लिए 1 लाख भी मुस्लिम बच्चे नहीं है जो फाइट कर सके कि हाँ मैं रिजल्ट दे पाऊंगा। नहीं होगा खुदा न खास्ता, लेकिन आपके पास 1 लाख बच्चा ऐसा होना चाहिए ना कि जो रिजल्ट लेने के काबिल हो, है ना। आपके बच्चे ही हायर एजुकेशन में इतने नहीं है, 12 पास आउट, जो इस लायक नहीं है कि वो नीट का एग्जाम दे। अब 1 लाख बच्चे नहीं है तो आप कितना सोचेगा कि आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे। सही बात है ना। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो एस्पायरेंट है ना, चाहे किसी भी फील्ड में हो, आईटी फील्ड में हो, लॉ में हो, एलएलबी में हो, सीए में हो, कि एस्पायरेंट बढ़े और फाइट करने वाला एस्पायरेंट बने। फॉर्म तो ऐसे बहुत लोग भर देते हैं, सही बात है ना। तो ये वही लोग फाइट कर पाए ना जिसका बेस मजबूत होगा। जैसे बहुत लोग अभी लाया है कि हाफिजों को डॉक्टर बनाओ, डॉक्टर बनाओ। बेशक आप डॉक्टर बनाइए, लेकिन उसको डायरेक्ट 10th मत पकड़वाइए। आप 3 साल में ही 5, 6, 7, 8 एक तरतीब से पढ़ाइए, देखिए वो निकाल देंगे। तो अगर कोई भी हमारा ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, बेशक आप हमारा वेबसाइट है तबाशीर.in, वहाँ पर आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरें, या कॉलेज स्टूडेंट है तो वो आप कॉलेज स्टूडेंट वाले भरें, और स्कूल अगर आपको चाहिए बच्चे को पढ़ाना है तो आप वहाँ पे फॉर्म डालें। फिर हम उस पर एनालाइज करेंगे, ठीक है, और कौन सा स्कूल आपके लिए बेहतर होगा हम दिलाएंगे इंशाल्लाह। नहीं होगा हम आपके लिए डोनर ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा जो बजट तय होता है वो रमज़ान में तय होता है कि पूरे साल का कितना बजट जाएगा, ठीक है। तो इस रमज़ान से पहले पहले तक आप लोग फॉर्म डालें कि आपको बच्चे को पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है। फिर हम उस पर देखेंगे, पूरे जायज़ा लेंगे कि कौन कौन बच्चे एलिजिबल है, किसको सच में नीडी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है राशिद भाई हमारे लॉजिकल बातचीत पॉडकास्ट में। जी शुक्रिया, आप हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिया कि हम अपनी बात लोगों तक रख सकें, इसके लिए। और बात काफ़ी आपसे मिलकर खुशी हुई कि आप बहुत अच्छा सेटअप यहाँ पे लगाए हुए हैं माशाल्लाह। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं मोहम्मद राशिद आलम हूँ, इंटर्न हूँ NRS मेडिकल कॉलेज में, और मैं प्रेसिडेंट हूँ तबाशीर वेलफेयर फाउंडेशन का। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग चलाते हैं, ऐसे गरीब बच्चों को तालीम दिलाते हैं और उनकी फ़िक्र करते हैं। तबाशीर वेलफेयर फाउंडेशन की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे करने की क्या वजह, क्या काम करती है वेलफेयर आपका फाउंडेशन, तबाशीर वेलफेयर फाउंडेशन? मेरा एक दोस्त था जो 8th क्लास में था, वो मेरे साथ एमयू के प्रिपरेशन के लिए मेहनत कर रहा था, और हम दोनों साथ में ही कर रहे थे। लेकिन वो इतना फाइनेंशियली वीक था कि वो एमयू हमारे साथ एग्ज़ाम देने नहीं जा सका। अच्छा। तो तभी मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि ऐसे बच्चे को सपोर्ट मिले, ख़ास के जब मेरा दोस्त वो मेरे साथ एग्ज़ाम नहीं दे पाया। तो फिर तभी से मेरा ख़्याल था कुछ करें ऐसा। फिर आगे बढ़ते गए तो फिर और भी इस तरह के हालात को देखे, और फिर सबसे बड़ी हालात ये देखे क्या कि हमारे जो मुस्लिम कौम है, वो बेसिक इस्लामिक एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। जहाँ जिस स्कूल में भी जा रहे हैं, जिस कोचिंग में भी जा रहे हैं, वहाँ पे मुसलमानों के अंदर जो है बेसिक जो इस्लामी तालीमात होना चाहिए था वो उनके अंदर नहीं है। तभी मुझे लगा कि नहीं, काम करना है और एजुकेशन पे काम करना है, और इसके माध्यम से हम मॉडर्न एजुकेशन तो देंगे, उसके साथ हम इस्लामिक एजुकेशन भी देंगे, जिससे एटलीस्ट बेसिक इतना उसको पता होना चाहिए कि जिससे वो मुर्तद ना हो सके, वो इस्लाम पर कायम रह सके। और तबाशी वेलफेयर फाउंडेशन हम लोग जो है 2020 से स्टार्ट किया, जब मैंने नीट क्रैक किया, नीट यूजी, तभी से मैंने सोचा कि अब यहाँ से काम करना शुरू करें। तो ये बस इरादा था, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाने का कोई इरादा नहीं था। अच्छा। तो तभी 4 बच्चे से हमने स्टार्ट किया, कुछ 5-6 दोस्त के मिल करके कि भाई 100-100 रुपए देना, इस तरह करके। फिर धीरे धीरे लोगों से मिलते गए तो उन्होंने नज़रिया बताया कि आप ट्रस्ट के ट्रस्ट चला सकते हैं, बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। मेरा एक जूनियर है गुल मुअज्जम फैजी, यही बहादुरगंज का है, वो मेरा जूनियर है NRS मेडिकल कॉलेज में। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि नहीं, आप ऑर्गेनाइजेशन बनाइए और इसको बड़े लेवल पे कीजिए। तब जा करके 4 से हम लोगों ने 10 बच्चे का तालीम का जिम्मेदारी लिया। फिर 17 बच्चे हुए, फिर 23 बच्चे हुए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस ईयर हम लोग 42 स्टूडेंट्स का तालीम की जिम्मेदारी लिए हैं।
मतलब कोई भी छोटा, बेसिकली हम लोग छोटे बच्चे से स्टार्ट करते हैं, कोई भी छोटे बच्चे को उठाते हैं, उसका नियर बाय स्कूल जो भी है उसमें हम एडमिशन करा देते हैं और उसके प्रिंसिपल को हम लोग मंथली पेमेंट देते हैं। अच्छा। हमने छोटे बच्चे को इसलिए ये किया कि क्योंकि हम इस पे 10 साल मेहनत करेंगे तो इनका बेस इतना मजबूत होना चाहिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सके। हाँ, उसके साथ साथ फिर लोगों का और सपोर्ट आया, तो हम लोगों ने सोचा नहीं, कॉलेज के स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जो अपनी फीस भी पे नहीं कर पा रहे हैं। लिटरली बोलने में बहुत ही अजीब लगता है कि ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो महीने के 5,000 रुपए भी नहीं दे पा रहे हैं कॉलेज में। मतलब मेस चार्जेस जो लगते हैं वो भी नहीं दे पा रहे हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में है लेकिन 5,000 रुपए महीने का फीस नहीं दे पा रहे हैं, या एडमिशन के लिए 12,000 रुपए चाहिए तो वो उसके पास नहीं है। तो हम कॉलेजेस स्टूडेंट्स को ये जो भी छोटा मोटा रकम होता है तो हम उनको हेल्प आउट करते हैं। दूसरा ये फिर ये है कि कोई स्टूडेंट्स है उसको 60,000 रुपए 70,000 रुपए एक बार में चाहिए, तो हम उनसे ये कहते हैं कि भाई हम आपको देंगे लेकिन इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। अच्छा। हाँ, इसका कोई पेपर नहीं होता, बस आपस में एक बात होती है कि ठीक है कल आप अर्निंग करेंगे तो आप ये कोशिश करें कि ये वापस कर दें जो 50-60,000 रुपए दे रहे हैं, ताकि हम दूसरे बच्चों पे इस्तेमाल कर सकें। ये एक तरह का चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सब अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल हैं, हर कोई पैसे तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हैं, अगर हमें वापस कर रहे हैं तो हम दूसरे बच्चे को दूसरे इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। और मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना। अभी तक हम दूसरे स्कूल से जुड़े हैं, उसमें बच्चे को डाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो किस तरह से उसको पढ़ा रहे हैं, कितना ध्यान रख रहे हैं, इस चीज़ का हमें अंदाज़ा नहीं है। अपना प्लेटफॉर्म होगा, अपना स्कूल होगा तो हम उसको अच्छा एनवायरनमेंट दे सकेंगे, इस्लामिक एजुकेशन भी प्रॉपर प्रोवाइड कर सकेंगे, 5 वक्त का नमाज पढ़ा सकेंगे, और इस्लाही जो बातें होती हैं वो सब हम सिखा सकेंगे। उसके साथ साथ उनको हम बेहतरीन मॉडर्न एजुकेशन देंगे, जिससे वो आगे चल करके वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जरूरी नहीं है वो डॉक्टर ही बने, इंजीनियर ही बने, अलग अलग फील्ड में जाए और वो अपना एग्जाम दे करके बेहतरीन पोजीशन पे पहुंचे। यही हमारा मकसद। सही बात है। फीस की बात, फिर फीस उन बच्चों को जो आप बता रहे थे, हाँ, वो जो कैसे आता है। हाँ, हाँ, मतलब बेसिकली मैं जब पहले बच्चों को कुछ भी नहीं देना पड़ता जिन बच्चों को आप सिलेक्ट करते हैं। हाँ, मतलब देखिए मेरे पास ज्यादातर बच्चे आते हैं वो रिकमेंडेशन से आते हैं। अच्छा। मैं उस बच्चे को कम तरजीह देता हूँ जो डायरेक्टली मुझे बोलता है कि मुझे एडमिशन चाहिए, क्योंकि हम उसका फैमिली बैकग्राउंड नहीं निकाल सकते हैं। हमारे मेंबर्स मेडिको जितने भी हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं, कोई चंपारण के हैं, कोई बहादुरगंज के हैं, कोई किशनगंज के, पूर्णिया, अलग अलग हैं। वो हमें सजेस्ट करते हैं कि हाँ मेरे गाँव के ये बच्चे हैं, गरीब हैं, ऑर्फन हैं, इसको पढ़ाना है, ये मुझे सही लग रहा है। तो हम उनकी बात पे, वो हमारा मेंबर है, वो डॉक्टर है, वो दूसरे के फायदे की बात कर रहा है, तो हम वो बच्चे को एडमिशन ले लेते हैं और उसको मंथली पेमेंट करते हैं। यानी कि उनको कोई पैसा नहीं लगना है, हाँ, जो बच्चा होगा उसको कुछ भी नहीं देना हाँ, है, कुछ भी नहीं सारा देना। खर्चा आप उठाएंगे। हाँ, किताब और पढ़ाई का जो खर्चा है वो सब हम लोग देंगे। तो ये आप कितने साल के बच्चों की बात कर रहे हैं? मतलब हमारे अभी हम लोग नर्सरी KG 1 2 अभी 6 तक के बच्चे हैं, उन लोग को भी है। मतलब इस तरह से स्कूल वाला जो प्रोग्राम है उसमें हम लोग ये वाला 6 तक अभी तक बच्चे हैं जिसमें हम लिए हुए हैं। आप डिसाइड कैसे करते हैं? वो जो आपने कहा कि रेफरेंस बेस पे होता है, हाँ, पर उसको डिसाइड कैसे किया जाता है? एक 2 साल 3 साल का, जैसे मान के चलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड में है वो बच्चा, उसके बाद में आप कैसे उसको जो है हाँ, पता करते हैं कि कि ये बच्चा सही सिलेक्ट है, सेलेक्ट होने किया के जाए। लायक है? हाँ, तो मतलब पहले तो जो भी हमारे पास फॉर्म्स आते हैं रेफरेंस के थ्रू कि हाँ। ये स्टूडेंट्स हैं, हम मतलब हमारे मेंबर्स बोल रहे हैं, मतलब कि वो सच बोल रहे हैं कि हाँ वो वाकई में ऑर्फन है या नीडी है। अब हम उसके पेरेंट्स को कॉल करते हैं, उनका काउंसलिंग करते हैं, ठीक है, कि आपको बच्चे को प्रॉपर स्कूल भेजना होगा, अटेंडेंस प्रॉपर चाहिए, हमें रिजल्ट अच्छा चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ा जो काउंसलिंग हमारा होता है वो होता है कि आप बच्चे को हमारे पास दे रहे हो तो आप 15 साल तक छोड़ दीजिए, कि अच्छा। 15 साल तक आप बच्चे से कोई पैसे नहीं कमाना है, कहीं भेज नहीं देना है मुंबई चेन्नई कमाने के लिए, पैसे घर का फाइनेंशियल बर्डन स्टार्ट हुआ तो आप बच्चे को पढ़ाना छोड़ दिए। इस तरह से काउंसलिंग करते नहीं, आप हमें बच्चे दे रहे हैं 15 साल के लिए दीजिए, ताकि हम 12th और ग्रेजुएशन तक उसको पहुंचा सकें, और आपका बच्चा छोटा है, हम इस पे मेहनत करके आगे तक पहुंचा सकेंगे। अभी मेहनत करने का वक्त है, उसमें मेहनत करेंगे, वो इंशाल्लाह ये करेंगे। और कहता है ना कि मतलब जब आप काम करते हैं तो फिर आपका विजन बड़ा हो जाता है। तो फिर काम करते करते अब हम लोगों ने ये कर दिया है कि कोई भी बच्चा होता है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि हॉस्टल प्रोवाइड करें। अच्छा। घर पे उस तरह का अटेंशन नहीं मिलता है वैसे बच्चों को, ठीक है, कि माँ बाप ही पढ़े लिखे नहीं है, माँ बाप खुद बच्चे से काम करवा रहे हैं। तो प्रॉपर हम यहाँ तक कहते हैं पेरेंट्स को कि आपको आपका बच्चा का खाना पीना रहना सहना सब हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप हॉस्टल में बच्चे को दीजिए,
हम मेहनत करेंगे, आप छोड़ दीजिए, पूरा अभी से लेकर लास्ट तक हम लोग पढ़ाएंगे, इंशाल्लाह कामयाब करेंगे। इस तरह से काउंसलिंग करके हम बच्चे को सिलेक्ट करते हैं। और अगर जो बच्चा ऐसा होता है कि देखते हैं कि मतलब हमने सिलेक्ट कर लिया, अभी पिछले महीना हुआ एक बच्चे का सिलेक्शन किया, वो मदरसे से भाग गया। बच्चे भागेंगे नो डाउट, हम भी छोटे थे, हम हॉस्टल से भागते थे, लेकिन माँ बाप का ये देखा कि 15 दिन 20 दिन के बाद भी माँ बाप एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसको पहुंचा नहीं रहे हैं मदरसे या फिर स्कूल का हॉस्टल तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तब हम लोगों ने फाइनल नोटिस दे करके उसको बाहर कर दिया। कहा कि हमारे पास जो है ऐसे और कीमती बच्चे हैं जो मेहनत करना चाहते हैं और उस पर हम काम करेंगे, इतने ही पैसे में तो वो आगे तक बढ़ेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके जगह पे हम फिर दूसरे को ले लिए। यानी कि आप लोग ऐसा करते हैं कि जैसे अब किशनगंज में स्कूल है, हम यही के पास के, हाँ, तो जैसे आप मान लिया पैराडाइज पब्लिक एकेडमी, पैराडाइज एकेडमी बहादुरगंज में हुआ। हाँ हाँ अलहक एक स्कूल है, अलहक स्कूल, ये आपका बहादुरगंज के ही इसमें पड़ता है, मतलब कोचा आपके धामन। इसमें कोई स्कूल सिलेक्टेड स्कूल्स हैं उसी में आप नहीं दाखिला नहीं, ऐसा करवाए? कुछ नहीं है। हाँ मतलब हमारे स्टूडेंट यहाँ पे गए तब उसके बाद पता चला अच्छा ये स्कूल है। कोचा धामन में एक स्कूल अलहक, अच्छा अच्छा। ठीक है। बहादुरगंज में इधर है एक क्या बोलते हैं पैराडाइज पब्लिक एकेडमी। यहाँ पर बच्चे को डालने के बाद पता लगा, जो यहाँ के हमारे मेंबर्स हैं, लोकल मेंबर्स हैं, मेडिकोज या IITians हैं, वो लोग बताते हैं हाँ ये स्कूल अच्छा है, इसको दिया जाए, या फिर बस की जरूरत है तो बस प्रोवाइड करते हैं, तो बस से आना जाना करे ये। अच्छा अच्छा, अभी आपने तो थोड़ा चेंज किया है कि आप हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड हॉस्टल, करवा रहे हाँ, हॉस्टल के लिए अभी हम लोग इस साल से हम लोग कंपलसरी किए थे कि हर बच्चे को नोटिस दिए थे कि हैं। आपको हॉस्टल लेना है, लेकिन चूंकि बच्चे छोटे तो माँ बाप जल्दी रेडी नहीं हो रहे। रेडी नहीं ठीक है, होता। अगला साल अभी हमारे पास लगभग 5-6 बच्चे हैं जो हॉस्टल में हैं। हमारा कोलेब्रेशन एक मदरसे से है, मदरसा खतीजतुल कुबरा लिल बनात। ये फुल्ली गर्ल्स यहाँ पे है, 300 से प्लस गर्ल्स पढ़ रही हैं, और साइड में एक बॉयज का मदरसा भी है उसी के, अच्छा हाँ, लेकिन नाम अलग रखा है, मदरसा भी है। तो यहाँ पर हम लोग बच्चे को उसमें, वहां पे चंपारण के एक बच्चे हैं। मैं इस बच्चे को इसलिए लिया, चंपारण के बच्चे को, इसके माँ का अगर मैं मिसाल दूं तो वाकई में मानना पड़ेगा। अच्छा। इसकी माँ अपने छोटे बच्चे को यहाँ भेजने के लिए मुझे बार बार कॉल करती थी, नहीं पढ़ाना है, पढ़ाना है, पैसे नहीं है भरना है। और ये माँ दिल पर पत्थर रख करके, ठीक है, छोटा सा फोन बच्चे को दे दी थी, और चंपारण में बस स्टैंड पे दे दी थी, और यहाँ पे जो मेरे यहाँ पहुंचना था 3 बजे रात में पहुंचना था अकेले? अकेले। अरे और वो माँ बाप फिर रे। भी छोड़ दी, तो मुझे भी रात में 12 बजे 1 बजे कॉल करती, मेरा बच्चा पता नहीं कैसा होगा, आप 3 बजे पहुंच जाइएगा उससे पहले। तो मैं उस माँ का जज्बा को देख कर ने मैं ये नियत कर लिया, इसका बच्चे को हमेशा पढ़ाना है जब तक ये कामयाब नहीं होगा। और ऐसे मिसालें और भी हैं। अभी एक पूर्णिया में एक छोटा सा मोहल्ला है, वो पूरा गरीब मोहल्ला है, वहां के 90 किलोमीटर दूर उसकी माँ अपने बच्चे को छोड़ने गई और विद हॉस्टल पढ़ा रही। तो अरे ऐसे बच्चे बाप को तो रे। बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। और लिटरली उनके अब्बा जो है ना, उनके अब्बा मतलब एडिक्टिव, मतलब अल्कोहल ये सब में पड़े रहते हैं। अरे बाप। उसकी माँ किसी घर में जाकर के काम करती है, उससे अर्निंग करती है। तो हमें ये बेहतर लगता है कि ऐसे बच्चे पे काम करें। और बच्चा माशाल्लाह ज़हीन भी है, हमने हॉस्टल दिया, बहुत अच्छा रह भी रहा है, अच्छा पढ़ने में भी फीडबैक भी अच्छा मिल रहा है। तो इस पे काम करने में मजा आता है ऐसे बच्चे पर। आपने जो मदरसे की बात कही, क्या मदरसा लीलबनात के बारे में थोड़ा बताइए क्या है? और हाँ, खदीजतुल कुबरा लिल बनात, इनका मैं इंस्टाग्राम पे प्रॉपर पोस्ट देखता था, तो मुझे लगा कि नहीं, ये हमारे घर से तो 3 किलोमीटर दूर है, इस पे काम करने की जरूरत है। और अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, मदरसे को छोड़ देंगे, तो हमारा मदरसे से भी बच्चे गायब होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और कमाने के तरफ रोजगार डेली वर्कर्स के डेली, मतलब मुंबई चेन्नई जाकर के वहां पे काम करके डेली वेजेस पर कमाते हैं। तो मदरसा हमारा जो आइडेंटिटी था पहले, वो लूज कर रही है। तो हम लोग को चलो चलो इसमें देखते हैं। तो गए तो माशाल्लाह मुझे वहाँ पे अरबी में बहुत अच्छा लगा, बच्चे लोग अच्छा। अरबी बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, मतलब आलिमा का कोर्स भी हो रहा है माशाल्लाह। तो वहाँ से वो वहाँ जो चला रहे हैं वो नदवा के एक वहाँ पे जिम्मेदार हैं। तो अच्छा। वो लोग जानते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन के बारे में। तो उनको बोला कि देखिए, आपको, मुझे पता है कि मदरसे में डोनेशंस बहुत कम आते हैं, हम आपके साथ जुड़ रहा हूँ, लेकिन आपको एक काम करना होगा, इन बच्चों को जो है ना, आप जो पढ़ा रहे हैं, इसको एक्स्ट्रा नहीं देना है, हम आपको टीचर देंगे, ठीक है। आप इसको मैथ और साइंस कम से कम पढ़ाइए, ठीक है, एकदम जीरो से पढ़ाइए। इतना पढ़ा दीजिए कि आपका मदरसा जिस दिन पढ़ के फारिग हो जाए ना, तो ये अपना ग्रेजुएशन कर सके, या फिर कोई इतना स्किल सीख ले कि वो कुछ काम कर सके। तो माशाल्लाह उन्होंने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट भी किया। और वहां पर हमने एक मैथ और साइंस, जो उत्तर प्रदेश में पढ़ाते थे, लखनऊ में पढ़ाते थे, एक टीचर वहां से हमने बुलाया, और वहां पे मैथ साइंस के लिए दिया है। इस साल से हम लोगों ने वहां पे ये कर दिया कि अंडर 5th तक CBSE पैटर्न का जो सिलेबस है, CBSE सिलेबस, वो कंपलसरी हर बच्चे को पढ़ाना उसी मदरसे में? मदरसे के अंदर। तो वो तो लड़कियों का मदरसा है ना? हाँ, लड़कियों का अलग है, और लड़कों का भी खोला है, पास में ही खोला है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो वहाँ पे जो है लड़की और लड़कियां मतलब अलग अलग क्लासेस चलती हैं। हाँ हाँ। पहले बनात था सिर्फ, अब एक मदरसा भी खोल दिया साइड में।
तो सीबीएसई से पूरा हम लोग इंग्लिश मतलब सीबीएसई पैटर्न पे इंग्लिश मीडियम प्रॉपर वो हम लोगों ने मतलब टीचर दिया कि आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना है। और अभी यहाँ पे ये कि सिक्स के लिए एमयू का एंट्रेंस के लिए हम बच्चे को तैयार कर रहे हैं कि यहाँ से बच्चे जाएंगे एग्जाम देंगे। मकसद ये नहीं है कि बच्चा सिलेक्शन ले पाए, मकसद ये है कि इस एग्जाम के जुनून में, तैयारी के जुनून में वो बहुत कुछ सीख ले, है ना। और इंग्लिश मीडियम क्या है, ताकि बच्चे मदरसे फारिग होने के बाद वो आगे चल के अपना जिस फील्ड में भी जाना चाहे जा सके। सही बात है। हाँ, तो इस तरह से आप बच्चों को फिर तो आपको बच्चों को हायर करने का तरीका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हायर बोले तो उनको एडमिशन के लिए। हाँ नहीं, मतलब मदरसे के हम जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम जो है, मतलब वो लोग कैसे हायर करते हैं, उनका ऑफिस का क्या वर्क है, हम उसमें इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमने टीचर दिया है कि आपके मदरसे में जितने बच्चे हैं जो भी क्लासेस में प्रेजेंट हैं उसको ये पढ़ाए, और उनमें से जो बच्चे तेज हैं, जो लगता है कि हाँ ये कॉम्पिटिटिव निकाल लेगा, उनको सिलेक्ट करके अलग से 3 से 4 1 घंटा ट्यूशन दिया जाता है, जो कि प्रॉपर एमयू के लिए तैयारी करवाई जाती है। यानी कि आप फर्स्ट क्लास से शुरू करा देते हैं हाँ तैयारी। नहीं, मतलब थर्ड क्लास बच्चा पहुंचा, हाँ। थर्ड से 4 और 4 मेरे पास 2 साल रहता है, थर्ड और फोर्थ, मतलब फिफ्थ सिक्स के लिए देते हैं। तो वो बच्चे वहां से तैयारी करना शुरू कर देते हैं, मतलब बिल्कुल जीरो से। और टीचर को भी ऐसा बोला हुआ है कि आप क्लास में ही ऐसा पढ़ाएं कि उसको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना हो, आप बच्चे को प्रॉपर क्लास में ही होमवर्क कराएं, सब जो क्लास वर्क ही कराएं, होमवर्क ना दें, कि उसका मदरसा का भी अपना सिलेबस है, उसको भी कवर करना होता है। बिल्कुल। तो आप 1 घंटा बहुत है, आप आराम आराम से पढ़ा है, ठीक है, पूरा साल आपके पास बच्चा है, 2 साल है, आराम से बच्चे को पढ़ाए, सिखाए, मेन चीज है सीखना, अंडरस्टैंडिंग करना। वो अगर बच्चे सीख जाते हैं तो आगे वो निकाल ही लेंगे कंटेंट। आप हर साल टैलेंट हंट नाम से एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। जी। इसके पीछे क्या वजह है? अम, सबसे मतलब टैलेंट हंट एग्जाम जो है ना, ये हम लोगों ने पिछले साल से स्टार्ट किया और इंशाल्लाह आगे हर साल होगी, और इसमें हम लोग कैश प्राइज भी देते हैं। अच्छा। इसमें सबसे बड़ी चीज, सबसे एक बड़ा रीजन था कि जो सीमांचल के एरिया है, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है मेहनती हैं, ठीक है। और मैं एक चीज देखा हूँ कि कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है ना, उसको पेरेंट्स भी उसको सपोर्ट करते हैं, थोड़ा बाहर निकलते हैं। हम जिस धरती पर हैं सीमांचल में, यहाँ पर बच्चों को पेरेंट्स की तरफ से उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है हायर एजुकेशन के लिए। तो हमने 10th में जो बच्चे अच्छे करते हैं, हम मतलब टॉप 10 को हम लोग सर्टिफिकेट भी देते हैं, और वो फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम लोग कैश प्राइज भी देते हैं। तो इससे माँ बाप का जज्बा बढ़े कि नहीं हमारा बच्चा अच्छा कर रहा है, इसको और आगे पहुंचाया जाए। तो इससे माँ बाप का जज्बा बढ़ता है, बच्चे का खुद कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं हम कर सकते हैं आगे कुछ, और उसको फिर हम लोग गाइड करते हैं। इसमें से जो टैलेंट हंट एग्जाम में जो टॉप 25 स्टूडेंट्स होंगे, उसके लिए हमने क्या किया है कि मुझे पता है कि ये बच्चे जो है ना यहाँ पे सीमांचल के बच्चे, इनमें से बहुत कम बच्चे होंगे जो सीमांचल से बाहर पटना और कोटा जाएंगे जो तैयारी करने के लिए। तो इस यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है सीमांचल के लिए कि प्रॉपर एक नीट बैच स्टार्ट किया है। तो इसमें इस टैलेंट हंट एग्जाम में जो टॉप 25 स्टूडेंट्स होंगे, उसको 100% ट्यूशन फी पे स्कॉलरशिप देंगे, और उसको हम नीट बैच के लिए सिलेक्ट करेंगे कि वो वहां पर रहे, हॉस्टल में रहे या फिर डेस्क जो भी हो, हमारा क्लास ले, और वो मेहनत करके आगे बढ़े, एग्जाम क्रैक करे। क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल बर्डन है, पेरेंट्स उतना ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, ये बच्चे को उतना नहीं दे सकता है। और दूसरा चीज, यहाँ पे बच्चे और माँ बाप दोनों का जहन में ये है कि बोर्ड पहले हो जाए, बोर्ड पहले हो जाए, बोर्ड से लोग बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। और 11th में बोर्ड के चक्कर में 11th में बच्चे पढ़ते नहीं है, 12th में अचानक से आएंगे, 2-4 महीना पढ़ेंगे और ये 60-70% ला करके खुश हो जाएंगे। असल में ये खुश होने की बात नहीं है, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो हम चाह रहे हैं कि टॉप 25 जो बच्चे हैं, ये वाकई में होनहार हैं, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो टॉप 25% को 100% स्कॉलरशिप दे करके हम इसको नीट के लिए तैयारी करवाते हैं कि आइए हम आपको बिल्कुल, जो बोर्ड में आपके जितने पैसे लग रहे हैं उतना ही आपको लगेंगे, आप हमारे साथ नीट के लिए तैयारी कीजिए, और आप जितना बोर्ड के लिए नहीं पढ़े उससे ज्यादा 7 गुना ज्यादा 8 गुना ज्यादा तैयारी करेंगे नीट के लिए, और बोर्ड में आपका हंसता कुत्ते कुत्ते आपका 90% मार्क्स ऐसे आ जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका हमें रिजल्ट भी दिखा। जब भी कोई चीज स्टार्ट होता है तो कम बच्चे से होता है। हमारे पास इस बार जो सिर्फ एग्जाम देने के लिए एक ही बच्ची थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो नीट क्वालिफाई की, वो यही आपका बहादुरगंज की है। अच्छा। मुझे कितने टोटल अभी कितने बच्चे हैं आपके? अभी मतलब 10 बच्चे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत वही जारी है कि धीरे धीरे
मतलब नीट के लिए प्रॉपर 10 बच्चे हैं, बाकी बोर्ड के लिए तो गिनती नहीं है, मतलब पूरा बैच फुल है, यहाँ तक कि हमें बच्चे को वापस भेजना पड़ता है कि नहीं और नहीं चाहिए। कितने हैं आपके बैच में टोटल? लगभग अभी मतलब 11th 12th मिला करके 100 प्लस है 100+ बच्चों को आप बच्चे। पढ़ा रहे हैं पे अभी? जी बोर्ड के लिए। बोर्ड के लिए? बोर्ड के लिए वो सारा खर्च आप ही उठा रहे हैं? नहीं नहीं, मतलब वो उसके वो जो 4,000 रुपये मंथली ईयरली है तो वो बच्चे देते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, बोर्ड के लिए। बोर्ड के लिए। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया इस बात पे कि जो जिन बच्चों को आप खुद से रेफरेंस बेसिस पे सिलेक्ट करके पढ़ाते हैं उनको कुछ भी देना नहीं पड़ता? हाँ मतलब ये दो चीज हुआ, हमारा नीट बैच अलग है और स्कूल में जो 42 बच्चे को अभी दे रहे हैं वो 42 बच्चे हैं कि वो हमारा फाउंडेशन से इसको फुल्ली सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, जो 42 बच्चे हैं जो हाँ रेफरेंस बेसिस पे जैसे लिए गए हैं, हाँ, वो उनको एक भी पैसा नहीं पैसा नहीं देना लगेगा, वो मतलब स्कूल स्कूल में पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे। ठीक। हम लोगों ने सोचा क्या कि बहुत सारे ऐसे हैं जो नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक ठाक पैसे भी हैं, तो उसको एनवायरमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, और उसके लिए हम लोग नीट का बैच चला रहे हैं, जिसमें क्या है कि टॉप 25% बच्चे, टॉप 25 जो बच्चे होंगे उसको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, उसको ट्यूशन फी कोई नहीं लगेगा। उसके अलावा जो भी बच्चे आएंगे उस पर ट्यूशन फीस लगेगा और वो पढ़ेंगे, क्योंकि हमें फैकल्टीज को भी देना पड़ रहा अच्छा, है ना, बैच के जो बाहर हैं उनको देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, अब बाकियों को नहीं देना बाकी पड़ेगा? बाकी को नहीं देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। जी। तो फिर आपके फाउंडेशन का विजन क्या है? मेन विजन हमारा जो शुरू से जो लेकर चले थे कि अपना प्लेटफॉर्म तैयार करना, अच्छा। एक ऐसा स्कूल तैयार करना जिसमें हम मॉडर्न एजुकेशन और इस्लामिक एजुकेशन दें। मॉडर्न एजुकेशन तो हर लोग दे रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर क्वालिटी में इंशाल्लाह देंगे। हमारा इस्लामिक एजुकेशन में जो है खास करके जो हमारी तारीख है, हिस्ट्री है, बच्चे को उसके बारे में बताना है, हमारा अकीदा क्या है उसके बारे में बताना है। सबसे बड़ी चीज़ जो हथियार है कुरान, ठीक है, कि हम लोग कुरान पढ़ने का मतलब समझ लिए कि रीड कर लिया आपका कुरान हो गया, तफसीर कुरान पढ़ाना जरूरी है। ठीक। और तफसीर कुरान के लिए हम लोगों ने अभी से स्टार्ट कर दिया है, हमारे नीट बैच में तफसीर कुरान होता है अभी जो है, और ऑनलाइन हम लोग वीकेंड पे तफसीर कुरान कराते हैं। अच्छा। कि हर बच्चे, हर मुसलमान को अल्लाह का क्या मैसेज है वो हर मुसलमान को पता चलना चाहिए, और जो अल्लाह ताला ने हिदायत की बुक दी कुरान को, आज हम लोग उसी को छोड़ दिए हैं। तो हम ऐसा स्कूल लेके जा रहे हैं जिसमें तफसीर कुरान हो, बेसिक इस्लामिक एजुकेशन दी जाए, उसके बाद मॉडर्न एजुकेशन बेहतरीन दी जाए कि वो दुनिया के किसी भी फील्ड में जा सके। और सबसे बड़ी चीज हम देख रहे हैं, अगर आप भी माशाल्लाह कॉलेज पास आउट है तो आप एक चीज देखे होंगे कि आपके दोस्त वगैरह में वही लोग अच्छे जगह पे पहुंचे होंगे ना जो क्लास में अच्छे होंगे। 5-10 लोग जो क्लास में अच्छे बच्चे होते हैं वही अच्छे हुए, लेकिन कभी आप वैसा नहीं सुनेंगे कि बहुत मतलब क्लास में खराब बच्चा था और वो अच्छा जगह पहुंच गया एजुकेशन के फील्ड में। ऐसा नहीं, बिजनेस के फील्ड में वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज समझ में आ रहा है ना कि बच्चे खराब होते नहीं है, वो जो अपना हर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास जो पढ़ रहे हैं ना, वहां पे उसको सही से गाइडेंस नहीं मिल रहा है, और वो जिस क्लास में जिस लेवल का पढ़ना चाहिए था वो उस लेवल का मेहनत नहीं किया, और आगे जब आप प्रमोट कर दिए जाते हैं तो आप वीक हो जाते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि ऐसा स्कूल लाए ना जहां पे हम छोटे क्लास में बच्चे को लेंगे, 1 2 3, यहाँ पर हर क्लास में हम उसको अच्छे से निगरानी देंगे और हर क्लास में मजबूती करेंगे। मतलब अगर हमारे पास 40 का बैच है ना, कम से कम 35 बच्चे ऐसे हो कि जो एक्सेल कर जाए, पर्सनली उसको पढ़ाया जाए, ट्यूशन के बेसिस पे पढ़ाया जाए, ताकि कोई कमजोर ना रहे। अगर हम बच्चे को, सीमांचल में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मेजोरिटी आपको मिलेंगे वो बेस गायब है, घर पे पढ़ेगा पढ़ेगा, अचानक से 10th के लिए एडमिशन लेगा कि बोर्ड का तैयारी करना है, लिटरली उसको फ्रैक्शन वाला जोड़ जो होता है ना, एडिशन, वो भी नहीं आता। अब आप 10th क्लास में उसको कहाँ से समझाइएगा? तो हम ऐसा प्लेटफॉर्म लेके जा रहे हैं कि हम नीचे से ही बच्चे को मेहनत करेंगे और 10th तक हम उसका बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि वो आगे किसी भी फील्ड में जाए तो वो महारत हासिल कर ले, है ना। और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ना वो हायर एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, 12th तक बेहतरीन बनाने के लिए पहले हमें नीचे ध्यान देना होगा। अगर हम 40 बच्चे एक बैच में ले रहे हैं और अगर हम 35 बच्चे को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर दे रहे हैं, तो इनमें से बेशक है कि 25-30 बच्चा हमारा कोई ना कोई फील्ड में निकल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और एक चीज देखिए, मैं बोलता है कि मतलब मुसलमान हर फील्ड में कम है, आईटी कॉलेज में जाइएगा 2 से 4% है, बीबीएस में जाइएगा तो 10% के आसपास, 10-12% है। तो इसका रीजन ये है कि आपके पास एस्पायरेंट ही नहीं है ना जो फाइट कर सके। सही बात। हाँ? आपके पास नीट में बैठने के लिए 1 लाख भी मुस्लिम बच्चे नहीं है जो फाइट कर सके कि हाँ मैं रिजल्ट दे पाऊंगा, नहीं होगा खुदा ना खास्ता, लेकिन आपके पास 1 लाख बच्चा ऐसा होना चाहिए ना कि जो रिजल्ट लेने के काबिल हो, है ना।
आप आपके बच्चे ही हायर एजुकेशन में इतने नहीं है, 12 पास आउट, जो इस लायक नहीं है कि वो नीट का एग्जाम दे। अब 1 लाख बच्चे नहीं है तो आप कितना सोचेगा कि आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे। सही बात है ना। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो एस्पायरेंट है ना, चाहे किसी भी फील्ड में हो, आईआईटी फील्ड में हो, लॉ में हो, एलएलबी में हो, सीए में हो, ये एस्पायरेंट बढ़े और फाइट करने वाला एस्पायरेंट बने। फॉर्म तो ऐसे बहुत लोग भर देते हैं। सही बात है ना। तो ये वही लोग फाइट कर पाए ना जिसका बेस मजबूत होगा। जैसे बहुत लोग अभी लाया है कि हाफिजों को डॉक्टर बनाओ, डॉक्टर बनाओ। बेशक आप डॉक्टर बनाइए, लेकिन उसको डायरेक्ट 10th मत पकड़वाइए। आप 3 साल में ही 5, 6, 7, 8 एक तरतीब से पढ़ाइए, देखिए वो निकाल देगा। बिल्कुल। है ना। आप हाफिजों को उठा रहे हैं, डायरेक्ट 10th में डाल रहे हैं, 1 से लेकर जो एक नर्सरी से लेकर 10 तक जो हम लोग सीबीएसई बोर्ड में पढ़े, क्या ऐसे थोड़ी फांकी मारे। तो भाई बहुत चीज है इसमें पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, जो आपका आईक्यू बेस्ट करेगा। वो सब चीज सीखने के बाद आप फिर कंपटीशन पे आ पाएंगे। सही बात है, बिल्कुल। है ना। तो आपको तो सिलेक्शन, अगर कोई बच्चा आने चाहे, अब आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट में जो लोग देखेंगे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने बच्चों को देना चाहेंगे, जो गरीब हैं या फिर उनके ऑर्फन हो सकते हैं, तो उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? मतलब उनको लेना चाहेंगे, लेने से इस पर भी थोड़ा बता दीजिए। देखिए, मतलब सबसे बड़ी चीज है कि फंड का इशू होता है हमारे यहाँ पे। ठीक है। हर महीना फंड कलेक्शन करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक चीज देखा हूँ कि अगर आप सही नीयत से काम करते हैं ना, अल्लाह ताला इंतजाम करा देता है। बेशक। है ना। और ये 40 बच्चा जो है ना, मैं 42 बच्चा एडमिशन कराया हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि इनका इंतजाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अच्छा। लेकिन मैं 4 साल जो 5 साल जो काम किया ना, मुझे एक चीज का ये हो गया। ठीक है। कि आप काम करते चलिए। ठीक है। अल्लाह इंतजाम कर देगा। बहुत बार होता है, टेंशन होता है, यार एक बच्चा है, फीस नहीं भर रहा है, 40,000 रुपये कैसे देंगे, कैसे देंगे। ठीक है। बहुत ज्यादा है, बहुत जगह रीच कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, रिस्पॉन्स मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। लेकिन एक दिन इंतजार करते हैं, 2 दिन इंतजार करते हैं, फिर मुझे ऐसा आदमी मिल जाता है, ठीक है ठीक है, इसको क्लोज कर दिए, पूरा पैसे मैं दे दूंगा। तो मतलब ये हो गया ना कि ये काम आपका होगा, इसमें पेशेंस चाहिए। तो अगर कोई भी हमारे पॉडकास्ट सुन रहे हैं, अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, बेशक आप, हमारा वेबसाइट है तबाशीर.in, वहां पर आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरें, या कॉलेज स्टूडेंट है तो वो आप कॉलेज स्टूडेंट वाले भरें, और स्कूल अगर आपको चाहिए बच्चे को पढ़ाना है तो आप वहाँ पे फॉर्म डालें। फिर हम उस पर एनालाइज करेंगे। ठीक है। और कौन सा स्कूल आपके लिए बेहतर होगा हम दिलाएंगे इंशाल्लाह। नहीं होगा हम आपके लिए डोनर ढूंढेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा जो बजट तय होता है वो रमजान में तय होता है कि पूरे साल का कितना बजट जाएगा। ठीक है। तो इस रमजान से पहले पहले तक आप लोग फॉर्म डालें कि आपको बच्चे को पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है। फिर हम उस पर देखेंगे, पूरे जायजा लेंगे कि कौन कौन बच्चे एलिजिबल है, किसको सच में नीडी है। उस तरह के बच्चे को हम फिर, इस बार 42 है तो अगला 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इंशाल्लाह होगा। हाँ, लेकिन ये है कि अब हम चाह रहे हैं कि हम बच्चे को हॉस्टल में लेके पढ़ाएं, क्योंकि मेहनत बहुत कर रहे हैं। तो हॉस्टल में हमारे पास पूरी निगरानी रहती है। तो अभी हम लोग अगर अंडर 5th तक बच्चे हैं तो हम मदरसा खदीजतुल कुबरा में डालना चाहते हैं। ठीक है। वहाँ पे 5 वक्त की नमाज, इस्लामी तालीम मिल रहा है। उसके साथ साथ हमारे पास बेहतरीन टीचर हैं। उसके साथ आपको एएमयू के लिए, सिक्स के लिए, एंट्रेंस के लिए प्रॉपर जो एएमयू की गाइड बुक होती है उसको पढ़ाया जाता है। तो मॉडर्न एजुकेशन में कोई शक नहीं है वहाँ पर। हम वहाँ पर डालेंगे, आप दीन को 5 क्लास तक सीखिए, मॉडर्न एजुकेशन लीजिए, फिर उसके बाद आपको हायर एजुकेशन के लिए कहीं और भेजा जाएगा, पूर्णिया या पटना, जहां भी भेजेंगे इंशाल्लाह भेजेंगे। तो आप अगर बच्चे दे रहे हैं तो आप हमारे ऊपर पूरा ट्रस्ट करें कि इंशाल्लाह आपके बच्चे हमारे पास है, हम उसको अच्छी फैसिलिटीज देंगे, अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देंगे, अच्छे मकाम पर पहुंचेंगे इंशाल्लाह। अब बात रही गई कि डोनेशन को लेकर, आप इतना कोई बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 42 बच्चों को, आपको डोनेशन फंडिंग कहाँ से आती है? हाँ, तो ये क्या हुआ कि जब मैंने काम करना शुरू किया ना, तो धीरे धीरे लोग जुड़ना शुरू हुए। फिर मुझे लगा कि नहीं, सोशल मीडिया में मतलब सोशल मीडिया में अपलोड करना चाहिए लोग। तो इसमें बहुत लोगों ने हमें सपोर्ट किया, बहुत लोग हमारे ग्रुप्स को जुड़े कि हाँ हम मंथली 300 रुपये देंगे, हाँ हम मंथली 200 रुपये देंगे, कोई यहाँ मंथली 500 देंगे। इस तरह के लोग मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से हमारा जो मंथली वाला स्टूडेंट्स हैं, 42 बच्चों का जो मंथली पेमेंट करते हैं, इजिली निकल जाता है। और एक टीचर की सैलरी पे करना होता है जो हमने मदरसा खदीजतुल कुबरा में दिया है, वहाँ पे इजिली हो जाता है। रही बात की स्कॉलरशिप वाला, तो हमारे जैसे कोई एमएस है, एमडी डॉक्टर्स हैं, ठीक है, या कोई आईआईटी फील्ड में अच्छे हैं, या फिर कोई अच्छे बिजनेसमैन हैं, हम उन तक फॉर्म भेजते हैं।
तो वहाँ से कुछ अल्लाह का ये होता है कि वहाँ से कुछ हमें मिल जाता है। और दूसरी चीज़ है क्या कि आप कोई भी एनजीओ चलाते हैं, तो आप वो अंधा नहीं चला सकते हैं, आपको एक बैकबोन होना चाहिए बेशक। कि कल जा कर के आप 1 लाख रुपए पे करना हो, पूरे बर्डन आ जाए तो आप कहाँ से देंगे? तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई साहब हैं जो फ़ॉरेन में यूएसए में रहते हैं, अच्छा। तो वो हमारा एक बैकबोन है कि कभी भी ज़रूरत होती है, तो वो पूरा करते हैं। बहुत बार हुआ है कि लैपटॉप बच्चे को चाहिए होता है 50,000 रुपए, तो वो देते हैं। कभी भी किसी तरह का फाइनेंशियल बर्डन आता है एनजीओ में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो करते हैं। और जो मुझसे बड़े वाले हैं, वो गूगल में जॉब है उनका, अच्छा। बैंगलोर में, तो वहाँ से हमें सपोर्ट मिलता है। हालाँकि ये मैं बहुत ही लकी इंसान हूँ कि मुझे पेरेंट्स की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला। बहुत बोलेंगे ना कि यार तुम पढ़ाई अपना करो, एमबीबीएस करो, क्यों ये सब में लगे हो? कभी तुम आईआईटी धनबाद घूम रहे हो, कभी आईआईटी खड़गपुर घूम रहे हो, कभी यहाँ। तो ऐसा नहीं है, अब्बा लोग, भाई लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, नेक काम है, करो। और इवन कि मैं घर का ज़्यादातर जो ज़कात वाले पैसे होते हैं, मैं अपने फाउंडेशन में लेता हूँ और अपने बच्चे पे इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, मतलब एक है कि अगर बर्डन अचानक से पड़ गया है, कि लोग कोई डोनेट ही नहीं कर रहे हैं, और ये चीज़ कब होता है? जब आप दिसंबर, जनवरी तक पहुँचेंगे ना सेशन के एंड में, पैसे की बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाती है। अच्छा। तब एक बैक ऑफ माइंड रहता है कि हाँ, मेरे पास ये हैं, इनको बोलेंगे तो इंशाल्लाह उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। आजकल हमने देखा है कॉलेजों में बच्चे जाने के बाद मुस्लिम बच्चे अक्सर बिगड़ जाते हैं। कोई एथिस्ट बन जाता है या कुछ अलग ढंग से, कोई अलग तरीके से इस्लाम को खास करके नज़रअंदाज करता है। हुँ, तो आप भी रह चुके हैं, आपको इस एनवायरनमेंट को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप पर? और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं हुँ, आपके हिसाब जी। बेशक मतलब ये सब का सबसे बड़ा रीज़न है कि से? हमारे बच्चे को हम, मतलब हमारे जो यूथ हैं हुँ, या फिर हमारे जो आने वाले जनरेशन्स हैं, हुँ, उनको इस्लामिक एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। तो उनको ये पता ही नहीं कि शराब पीना भी हराम है। बहुत सारे रास्ते उनको पता ही नहीं है, और ना ही उसको घर में वैसे तालीम मिली या तरबियत मिली कि नमाज़ पढ़ना चाहिए, नहीं चाहिए। हुँ, तो ऐसे बच्चे बहुत जल्दी ट्रैप हो जाते हैं ऐसे माहौल में। और यही एक सॉल्यूशन है कि लोगों को एडुकेट किया जाए। हम लोग एडुकेट का मतलब समझ ले रहे हैं कि मॉडर्न एजुकेशन, मेरा बच्चा हुँ, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। हुँ, नहीं, उसको अंदर वो जो इस्लामिक एजुकेशन है और उसकी जो तालीम है, वो झलकना चाहिए। हुँ, अगर वो चीज़ उनके अंदर है, तो इंसान खुद को पाबंद कर लेता है अल्लाह के हुक्म से। आज का दौर क्या है ना कि आप, हमारे बच्चे या हम अपने आप को अपने अम्मी-अब्बा के पाबंद नहीं कर पाएँगे। हुँ, आप बच्चे को कॉलेज में छोड़ दिए, वो क्या कर रहा है माँ-बाप को थोड़ी पता है। सही बात। हाँ, आप गलत माहौल में जाएँगे ही। हुँ, बहुत बार पेरेंट्स कॉल करते हैं, एज़ अ सीनियर मैं हूँ, जूनियर के बारे में, देखिए मेरा बच्चा जो लड़की के साथ घूम रहा है, हुँ, ठीक है? कैसे उसको हटाया जाए? तो मुझे लगता है क्या कि ये नौबत इसलिए आई कि आपने घर में वैसी तरबियत नहीं दिया, आपको उसको इस्लाम का जो जो रास्ता है वो नहीं दिखाया। सही बात। अगर हम दाढ़ी रख रहे हैं या हम गलत काम से बच रहे हैं, तो हुँ, रीज़न ये है कि मुझे डर है अल्लाह का। सही बात। अगर आपने दिल में तकवा पैदा कर दिया, बच्चे के अंदर प्रैक्टिसिंग बना दिया बच्चे को, हुँ, तो वो हर कदम लेने से पहले वो ये नहीं सोचेगा माँ-बाप क्या सोच रहा है, वो ये सोचेगा अल्लाह क्या देख रहा है, बेशक। ठीक है? तो ये जो यूथ है ना, इनके अंदर मतलब ये एक डिज़ायर भी है, हुँ, हुँ, हर तरफ फितना है कॉलेज के अंदर। वो हुँ, अलग-अलग तरह में कॉलेज फेस्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज नहीं गया, कल जाने का मन करेगा, हमें भी मन करता है। हुँ, लेकिन कुछ वजह से अल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम बच जाते हैं, कुछ और नहीं बच पाते हैं। तो उनमें से भी कुछ लोग होते हैं रिग्रेट करते हैं कि नहीं जाना चाहिए, इस चीज़ को मानते हैं, हुँ, लेकिन अंदर उतना कंट्रोल नहीं होता कि इन सब चीज़ों से बचें, डीजे नाइट से बचें। इवन के कॉलेज फेस्ट में यहाँ तक मुस्लिम लड़के जो होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, हुँ। और हुआ भी है इस बार मेरे कॉलेज में कि शराब, दारू पिए है पूरा, अरे बाप! ऐसा हुआ। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप जो बच्चे से उसको पढ़ा रहे हैं ना, हुँ, उसके थोड़ा-सा उसके उसको पेरेंटिंग ऐसे करें कि अल्लाह का खौफ भी पैदा हो, हुँ, वो इस्लाम को समझ सके और खुद को पाबंद कर सके। जब तक इंसान पाबंदी नहीं लगाएगा अपने ऊपर, तब तक वो सही रास्ते पे नहीं होगा। हुँ। माँ-बाप खौफ खाता है मेरा बच्चा नमाज़ पढ़ने लग जाएगा, दाढ़ी बढ़ाने लग जाएगा, खौफ खाता है। लिटरली वही ऐसे मुसलमान हैं। अच्छा। हाँ, ऐसे कहते हैं कि उन लोगों से बच्चों जो टखनों से ऊपर जो पैंट पाजामा पैंट पहनते हैं, क्या बात कर ऐसे-ऐसे रहे हैं? पेरेंट्स हैं। अरे तो बाप! और यही बच्चे, अगर आप इस तरह का नज़रिया रखते हैं, तो फिर ये बच्चे कल जा कर के हर तरह का जो बाउंड्री लिमिट्स हैं, वो सब तोड़ क्रॉस देंगे, करेंगे, बिल्कुल। क्रॉस करेंगे ही, है ना? तो दूसरी चीज़ यही है क्या कि हम जो अपना एजुकेशन में जो है ना, अपनी जो तालीम है, ये हुँ, इतना ज़्यादा मॉडर्न एजुकेशन पे हावी हो गया है कि हर चीज़ पीछे हो गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हुँ, उसको घर से तरबियत मिले, और हमें प्रैक्टिसिंग लोगों की ज़रूरत है इस फ़ील्ड में आने का। हुँ, ठीक है, आईआईटी फील्ड हो
या फिर मेडिकल हो, जिस फील्ड में हो, यहाँ पे प्रैक्टिस लोग आएंगे, तभी इन लोग का इस्लाह कर पाएंगे, इन लोग को सही मैसेज दे पाएंगे और इस्लाम का जो रियल मैसेज है वो दे पाएंगे। मेरी जो को इंटर्न है वो लोग भी बोलते हैं यार तुम लोग डीजे नाइट में क्यों नहीं आते हो, वो 10-10 मुस्लिम बॉयज का नाम सुना देते हैं, तुम्हारा दोस्त तो ये है वो भी तो आ रहा है, वो है वो भी तो आ रहा है, तुम क्यों नहीं आते हो। सही बात। तो रीजन हमारे अंदर कमी है ना कि हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए लोगों को जो मैसेज आना चाहिए तो वो नहीं फॉलो हो रहा है। तो हम जब तक प्रैक्टिस करके नहीं शो करेंगे तब तक नहीं होगा। आज दाढ़ी और बुर्का नक्का हिजाब करना मुश्किल क्यों हो गया, हमने खुद छोड़ दिया ना। उनको लगता है अजनबी है कोई, अगर बुर्का करके आ गया, हिजाब करके आ गया, कोई अजनबी जैसा दिखता है। और ऑब्वियसली 30 बच्चे में अगर एक लड़की हिजाब कर रही है तो अजनबी ही लोग समझेंगे ना, ये कौन सा अलग आदमी आ गया है ना। जो 5-10 10 साल 15 साल 20 साल तक कोई कॉलेज में ऐसा बंदा नहीं आया जो दाढ़ी रखा है, और अचानक से कोई एक नया स्टूडेंट आ रहा है दाढ़ी रख करके, तो उसको परेशानी झेलेगा ही, है ना। तो पहले अपने आप को प्रैक्टिसिंग में लाना होगा और इस फील्ड में अपने आप को बेहतर दिखाना होगा, प्रैक्टिस करके भी दिखाना होगा, अच्छा मैसेज दिखाकर समझा करके भी, तभी हम अपने आप में एक बेहतर माहौल तैयार कर सकेंगे। फितना का दौर है, इस फितने में बहुत लोग अच्छे अच्छे तकवा वाले लोग भी, मैं भी अपनी गारंटी नहीं दे सकता हूँ कब मैं फिसल जाऊं, ठीक है, ये फितना का दौर है। बस अल्लाह से दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमें बचाए। और ये जो रिग्रेट वाला चीज जो दिल में रखा है वो मैं अगर बचा है तो समझिए कि इंसान सीधे रास्ते पर तब तक चल सकता है। बिल्कुल। तो बस यही बोलूंगा कि मतलब बच्चे से ही उसकी तरबियत जो है इस्लामी होनी चाहिए। और दूसरा चीज है कि बच्चे की जो जवानी है इस पे डिजायर्स बहुत ज्यादा काबू पा जाते हैं। 28 साल 30 साल के बाद आप शादी करा रहे हैं और बच्चे 12 साल 13 साल में बालिग हो जा रहे हैं, तो इसका कोई अल्टरनेट ढूंढे रास्ता कि जिससे बच्चे अपना लाइफ पार्टनर के साथ हलाल वे में रह सके। हाँ, मैंने एक मौलाना से पूछा था, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि अगर बहती नदियां को तुम रोकोगे ना तो वो रास्ता काट करके दूसरा रास्ता बना लेगा। बिल्कुल। अगर आप हलाल वे को रोक रहे हैं ना तो वो दूसरा हराम रास्ता को चुनेगा ही चुनेगा, इस चीज को रोक कोई नहीं सकता है। सही बात है। एडोलेसेंट इतना मजाक चीज नहीं है, ये उम्र ही वैसा है जो हर चीज से इंसान बच सकता है। मतलब हम हराम नहीं खाएंगे, इस चीज से बच सकते हैं, हर चीज है, लेकिन इंसान जो ये युद्ध जो है ये अपने डिजायर्स पे काबू नहीं पा रहा है ना। तो इसके वजह से जो है ना अच्छे अच्छे लोग गलत रास्ते में चले जा रहे हैं और स्टेबिलिटी ढूंढते हैं। तो इंडिया में तो 28 साल से पहले स्टेबिलिटी मिलेगा नहीं। हाँ, तो हम यही पेरेंट्स से गुजारिश करते हैं कि आप बच्चे का सिर्फ निकाह कर दें, अच्छे घराने में निकाह कर दें, ठीक है, अच्छे जगह पहुंच जाते हैं तो निकाह करा दें, आपस में वो दोनों आपस में बातचीत करें, इस तरह का हो, है ना। और दोनों पेरेंट्स ऐसा हो कि अपने बच्चे को सपोर्ट करें कि बच्चे जिम्मेदारी नहीं ले सकते एक दूसरे के भी, ठीक है, जब कल जॉब में जाएगा तो एक दूसरे की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देगा। बिल्कुल। तो यही मैसेज है, यही इस्लाह ये है कि अगर आज भी लोगों को इस फितने से बचाते हैं तो आप उसको इस्लामिक वे में कहिए और हलाल रिश्ता उसके लिए तैयार कीजिए, क्योंकि आप हलाल के लिए रोके हुए हैं, लोग हराम के रास्ते पे जा रहे हैं।